अस्सलामुअलैकुम। उर्दू चलत रंग पर खुश आमदीद। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेहतरीन कहानियाँ, अफसाने, नावल, इकबाल और शायरी। तो आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी पुष्पा से शनासाई फेसबुक पर हुई थी और उसको दोस्ती में ढालने में सबसे ज़्यादा मेरा ही हाथ था। वजह सिर्फ ये थी कि पुष्पा हिंदुस्तान में रहती थी और हिंदुस्तान मेरे ख्वाबों की सरजमीन थी, क्योंकि वो मेरे वालिद की जाए पैदाइश थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब मेरे दादा लुटे पुटे हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे, तो वो वहाँ सिर्फ अपनी जायदाद, हवेली और कारोबार ही नहीं छोड़कर आए थे, बल्कि वहाँ की किसी झील की तह में अपनी बीवी और 2 बेटियों को भी छोड़ आए थे। मेरी पैदाइश से बहुत पहले दादा इस दुनिया से जा चुके थे। होश की मंजिल तक पहुँचते पहुँचते मैं अपने वालिद के छुप छुप के रोने का सबब जान चुकी थी। मैं जानती थी कि उन्हें अपनी माँ बहनें याद आती हैं, अपना वो बड़ा सा घर याद आता है जिसमें इमली और नीम के दरख्त थे। उन्हें वो गलियाँ याद आती हैं जहाँ वो तुलसीदास के साथ खेला करते थे। हद तो ये है कि उन्हें मास्टर शंकर का वो डंडा भी याद आता है जो उनके नन्हे नन्हे हाथों को सुर्ख कर दिया करता था। वो मुझसे हिंदुस्तान की बातें करते करते अक्सर अपने मजबूत तवाना हाथों को देखकर हंस पड़ते। उनके हाथों से मास्टर शंकर की दी हुई सुर्खी कब की रुखसत हो चुकी थी, मगर मन का घाव उसी तरह बाकी था। वो अक्सर सियासतदानों को बुरा भला कहते, जिनकी वजह से उनका घर बार छूटा था। उनकी तालीम अधूरी रह गई थी। बलवाइयों के हमले की वजह से उनके गांव की बेशुमार ख़वातीन ने खुदकशी कर ली थी, बेशतर लापता हो गई थी और उनमें ही उनकी नन्ही सहेली भी शामिल थी। उन्हें हमेशा उसका कलक रहा, जाने किसके हत्थे चढ़ गई थी वो। मैं जानती थी उनका दिल गमों से आबाद है। मैं डॉक्टर बन रही थी, जिस्म पर लगे ज़ख्मों और नासूरों का इलाज करना सीख रही थी, मगर उनका इलाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेडिकल साइंस अभी रूह पे लगे ज़ख्मों का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकी थी। फेसबुक पर मैं और पुष्पा घंटों बातें करते। जितना मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पती थी, उससे कहीं ज़्यादा वो पाकिस्तान को देखने की तमन्नाई थी। पुष्पा की कोई भी बात माताजी के जिक्र के बगैर पूरी ना होती। वो बातों बातों में अक्सर अपनी माताजी के ख्यालात मेरे गोश गुजार करती, जिसमें से उसकी मनपसंद बात ये थी कि मुसलमान और हिंदुस्तान जन्म जन्म से इकट्ठे रहते थे। उनका एक दूसरे के घर आना जाना था, मजहबी त्योहारों पर मिठाइयों का तबादला होता, एक दूसरे को खाने पर बुलाया जाता। लेकिन नेताओं ने इस मोहब्बत की सरजमीन को सरहदों में बांट दिया था और इन सरहदों ने सवाए नफ़रतों को जन्म देने के कुछ नहीं किया था। दहशतगर्दी की जिस आग में हम जल रहे थे, इसके शोले उन्हें भी झुलसा रहे थे। अंग्रेज़ सरकार बरसगीर से तो चली गई थी, मगर उसकी सियासत अभी भी यहीं भटक रही थी। पुष्पा की माताजी कहती थीं कि अंग्रेज़ तो चाहते यही हैं कि हम आपस में लड़े मरें और उनका असलहे का कारोबार चलता रहे। जग में शांति होगी तो उनका असला कौन खरीदेगा? तभी तो धरती पे दंगा फसाद मचाए रखते हैं और नेताओं का राजपाट भी नफ़रत फैलाने में है। वरना प्रजा तो दोनों तरफ की मिलना चाहती है, एक दूसरे से संबंध रखना चाहती है, आपस में मोहब्बत दोस्ती रखना चाहती है। यहाँ फिसाद कोई और करता है और हम इल्ज़ाम एक दूसरे को देते हैं। हमारा बैरी साझा है, हमें उसे खोजना चाहिए। पुष्पा से बातें करके अक्सर मेरा दिल उदास हो जाता। मुझे अपने वालिद मरहूम याद आ जाते, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की बड़ी भारी कीमत अदा की थी। जो ही हमारे त्यारे के पहियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, मेरा बेतहाशा धड़कता दिल बेकाबू होने लगा। काश आज वालिद ज़िंदा होते और मेरे साथ होते और एक बार फिर अपने हिंदुस्तान को देखते, उसी हिंदुस्तान को जहां मुसलमानों ने 1000 बरस हुकूमत की थी, जिन्होंने ताजमहल बनाकर मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया था, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम करके खोई हुई मीरास को पाने की बुनियाद डाली थी। वही हिंदुस्तान मेरे कदमों तले था। मैं अपने कॉलेज के चंद उसातिज़ा और स्टूडेंट्स के साथ
15 दिन के तालीमी दौरे पर यहाँ आई थी। 2 दिन तो मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करने में लग गए, जहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात का मौका मिला। सभी खुश अखलाक़ी और मोहब्बत से मिले। हिंदुस्तान में तालीम का मेयार नहायत उम्दा था। मेडिकल, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के आला तालीमी इदारे थे, जिनका मेयार देखकर मैं अज़हद मुतासर हुई। दौरान मुलाकात हंसमुख सी, नंदिता, शिल्पा, राजेश और राखी ने खुद हमारे गाइड की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वो हमारे साथ कई तफरीही जगहों पर भी गए। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए जो कोई तारीखी इमारत सामने आ जाती तो वो न सिर्फ उसके महलो वकूअ से आगाह करते बल्कि उसका पस मंज़र और तारीख़ी हैसियत भी बताते। वहाँ तो मुसलमानों की मुख्तलिफ यादगारें जगह जगह बिखरी थीं। नंदिता और शिल्पा को फर अंग्रेज़ी बोलते देखकर मुझे एहसास कमतरी ने घेर लिया था। मैं डॉक्टर बन रही थी, तब भी ऐसी अंग्रेज़ी बोलने से कासिर थी। रास्ते में नज़र आते खेत खलियान, गलियाँ चौबारे, घर और उनके मकीन वाकई हमारे जैसे ही थे। महसूस होता था कि पाकिस्तान के ही किसी इलाके में हैं। वैसे ही नाक नक्शे के लोग, वैसा ही पहनावा, रहन सहन, गुर्बत, सब तकरीबन एक जैसा ही था। पुष्पा की माताजी कहती थी, हम तो एक जैसे ही थे। पुष्पा की माताजी एक खूबसूरत खातून थीं। जहानत उनके बशरे से ज़ाहिर थी। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, मुझे घर की दहलीज पर रोककर पहले मेरी आरती उतारी। मैं शर्माई शर्माई खड़ी रही। पुष्पा की पुरशौक निगाहें मुझ पर जमी थीं। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं उससे पहली नज़र में भाग गई हूँ। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी थी, और उससे बढ़कर मेरा इस्तकबाल करने का अंदाज़। मैंने अपनी प्रोफेसर से ख़ुसूसी इजाज़त ली थी पूरे 3 दिन पुष्पा के साथ गुजारने के लिए। मैडम रुखसाना ने पहले पाकिस्तान फ़ोन करके मेरी वालदा से तस्दीक की कि मुझे पुष्पा के घर जाने के लिए उनकी इजाज़त हासिल है। फिर 10 हदायतों और नसीहतों के बाद रवि के साथ मुझे पुष्पा के घर भेजा। रूमी को हमने ड्राइवर के तौर पर हायर किया था, और वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरे ट्रिप पे हमें हर उस जगह बाहिफाजत ले गया था जहाँ हमने जाने की ख्वाहिश की थी, या जहाँ जाना तालीमी नुक्ता निगाह से हमारे लिए मुफीद था। पुष्पा की कोठी वसी और रीस रकबे पर फैली हुई थी। खूबसूरत लॉन रंग बिरंगे फूलों से मुज़य्यन था। मुझे उसने एनेक्सी में ठहराया था, और इस बात पर खासी शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि घर में पहले ही उसके बाबूजी के कुछ मेहमान ठहरे हुए थे। वो खामखा शर्मिंदा हो रही थी। हालांकि मुझे ये बात अच्छी लगी थी क्योंकि मैं पर्दे की पाबंद थी। सुबह मेरी आंख किसी शोर से खुली। दूर कहीं घंटियां सी बज रही थीं, जिनका तरन्नुम फ़ज़ा में अरताश पैदा कर रहा था। ये मेरी भी नमाज का टाइम था। मैं उठ गई। फ़िज़ा में खुनकी थी और मुझे शिद्दत से चाय की तलब महसूस हो रही थी। न जाने पुष्पा और उसके घर वाले कितने बजे जागते थे, और फिर आज खुद चाय मांगना भी मायूब लगता। मैंने वज़ू करके नमाज की नीयत बांध ली। अभी फ़र्ज़ की आखिरी रकत बाकी थी कि मुझे दरवाज़े पर कुछ खटका सा सुनाई दिया। इत्मीनान से नमाज मुकम्मल करके मैंने देखा पुष्पा दरवाज़े पर नाश्ते के लवाज़मात लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तासुर था। आओ आओ पुष्पा, मैं नमाज पढ़ रही थी। वो चौंकी। माता जी भी सवेरे सवेरे प्रार्थना करती हैं, परंतु मुझसे इतने सवेरे नहीं उठा जाता। वो मेरे साथ ही बैठ गई। थाली में एक पीतल की प्याली और एक शीशे के कप में चाय थी। मैं सोच में पड़ गई कि किसे उठाऊं कि उसने खुद मेरी मुश्किल आसान कर दी। क्षमा करना, हम प्यालियों में चाय पीते हैं, तुम्हारे लिए ये कप है। मैंने मुस्कुराकर कप उठा लिया। तुम्हारे आने का सुनकर मैंने बाबूजी से ख़ास फरमाइश करके ये शीशे के बर्तन मंगवाए हैं। हम तो पीतल तांबे के बर्तनों में खाते पीते हैं। जाने तुम्हें कैसा लगता, इसी कारण तुम्हारे लिए नए बर्तन मंगवाए हैं। मैं शर्मिंदा हो गई। अरे नहीं, तुमने खामखा तकल्लुफ़ किया। मैं किसी छूत छात की कायल नहीं, मैं भी उन्हीं बर्तनों में खा लेती। उसने मुस्कुराकर मेरी बात सुनी और मौजू गुफ्तगू बदल दिया। दोपहर को भी उसने खाना मेरे साथ एनेक्सी में खाया। पुष्पा की माताजी ने बड़ा शानदार और पुरतकल्लफ खाना बनाया था। खाने के दौरान बातों बातों में हमारा प्रोग्राम बन गया कि शाम को पुष्पा की दोस्तों के साथ बाज़ार ख़रीदारी के लिए चलेंगे। मुझे दोपहर में थोड़ा सोने की आदत थी, इसलिए पुष्पा मेरा ख्याल करके जल्द ही रुखसत हो गई।
मगर आज कुछ अजीब सी बात थी कि मुझे देर तक नींद ना आई। तंग आकर मैं अनेक्सी से बाहर निकल आई। गज़ब की धूप पड़ रही थी। लॉन खाली पड़ा था। मैं अभी सोच ही रही थी कि पुष्पा को बुलाऊं तो कैसे कि अनेक्सी के अकब से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई थीं और मैं उसी जानब बोली। एक इंतहाई दिलचस्प मंजर मेरे सामने था। एक छोटा सा प्यारा सा लड़का राजकुमार बना हुआ था और तकरीबन उसी की उम्र की लड़की खड़ी उसके अहकामात सुन रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। राजकुमार साहब, आपके कपड़े तो इतने गंदे मैले हो रहे हैं। राजकुमार क्या ऐसे होते हैं? मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंका। पहले मुझे देखा, फिर अपने कपड़ों को और थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हम तो खेल रहे हैं, राजकुमार वाला खेल खेल रहे हो तो पहले राजकुमार जैसे बनो भी तो। और ये कौन है? मैंने बच्ची की तरफ इशारा किया। ये सलमा है, मेरी दासी। मुझे एकदम हंसी आ गई। बच्ची पहले ही सहमी हुई थी, मुझे हंसता देकर घसिया गई। और तुम कौन हो? मैंने राजकुमार से पूछा। मैं राजेश हूँ, पुष्पा दीदी का मित्र। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता आवाज़ निकली। आप भी पुष्पा दीदी की मित्र हो ना? हाँ, और पुष्पा के घर जो मेहमान आए हैं वो किसके दोस्त हैं? मेहमान? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से दोहराया। हाँ, पुष्पा के बाबूजी के मेहमान आए हुए हैं ना? मैंने पुष्पा की कोठी की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं तो रोज़ पुष्पा दीदी के घर आता हूँ, वहाँ तो कोई मेहमान नहीं आया हुआ। मेहमान तो बस आप हो, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हैरत हुई। क्या पुष्पा ने मुझसे झूठ बोला है? मगर क्यों? मेरी समझ में ना आया तो मैं फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अच्छा अच्छा, जाओ पुष्पा दीदी को देखो, अगर वो कोई काम ना कर रही हो और जाग रही हो तो उससे कहो आपकी दोस्त बुला रही है। मैं जाऊं? इससे पहले कि वो कुछ कहता सलमा बोल पड़ी, मगर राजकुमार ने सख्ती से उसे रोक दिया। नहीं, तुम अंदर नहीं जाओ। दीदी कहती हैं तुम मलीज हो। दीदी का घर पलीद हो जाएगा और फिर उन्हें सफाई करनी पड़ेगी। ठहरो, मैं जाता हूँ। नहीं, तुम भी ठहरो। मेरे मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली और मैं नेक्सी की तरफ लौट आई। मेरे दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। क्या मैं भी मलीज थी? पुष्पा ने मेहमानों का झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि वो मुझे अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती थी। मेरे लिए कांच के बर्तन मेरा ख्याल करके नहीं, इसलिए मंगवाए थे कि कहीं उसके बर्तन पलीद ना हो जाएं। एकदम मुझे ख्याल आया कि अब तक मैं जिन आला तालीमी अदारों में गई थी वहाँ मेरी मुलाकात नंदिता, शोभा, राधा से तो हुई थी, मगर वहाँ कोई गौजाला, कोई रज़िया नहीं थी। हाँ, एक सलमा से मुलाकात हुई थी जो दासी थी, राजेश की दासी। कमरे में हबस बढ़ गया था। सड़ी धूप सर चकराए दे रही थी। मैंने रवि को फ़ोन किया कि वो आकर मुझे ले जाए और ख़ामोशी से अपना सूटकेस उठाकर अनेक्सी से बाहर आ गई। सड़क पर खड़े होकर मैंने रवि का इंतज़ार करते हुए लोगों को देखा। भांत भांत के लोग थे। माथे पर तिलक लगाई हुई हंसती खेलती नारियां, भजन गाते पंडित पुजारी, सर उठाए मंदिर और सर पर टोपियां जमाए खामोशी से सर झुकाए चाय बेचते लड़के। ये मेरे वालिद का हिंदुस्तान तो नहीं था। वो तो शायद मेरी दादी के साथ ही किसी झील की तह में बैठ गया था। ये तो पुष्पा का हिंदुस्तान था, जहाँ बर्तन अलग थे, लोग अलग थे, इबादत अलग थी। सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि मेरा वाहदाहु ला शरीक रब उनका भी पालनहार था, मगर उनके बेशुमार मट्टी के बुत मेरे खुदा नहीं थे। पुष्पा की माताजी ने गलत कहा था। हम एक जैसे हैं, हम एक जैसे नहीं थे।